स्वागत है साथियों। यूपी हायर के विज्ञापन संख्या 52 के इस स्पेशल बैच में हम सभी हिंदी साहित्य के जो पाठ्यक्रम है उसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं और उस क्रम में हमने अभी कई कहानियों का अध्ययन किया, दोपहर का भोजन और इसके अलावा जो भी कहानियां हैं। आज इसी क्रम में हम लाल पान की बेगम कहानी जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है, उस कहानी के सारांश के विषय में देखेंगे और शॉर्ट में संक्षिप्त में देखेंगे कि इस कहानी का मूल भाव क्या था और परीक्षाओं की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जब कहानी का पूरा भाव आपके सामने होगा तो कोई भी प्रश्न, आप कोई कूट वाले प्रश्न हो या कौन सा इनमें से सत्य है अथवा असत्य, वो समझ पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और आज ही बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि विज्ञापन आने के पहले तब तक में हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर चुके होंगे। तो देखते हैं इस कहानी के विषय में। फणीश्वर नाथ रेणु की लाल पान की बेगम ग्रामीण जीवन के अभाव, वहाँ व्याप्त ईर्ष्या, आत्मसम्मान और छोटी छोटी खुशियों की कहानी है, जिसके केंद्र में बिरजू की माँ है। बिरजू एक बच्चा है जो कि 7 साल का है और वो औरत बिरजू की माँ के नाम से जानी जाती है, वो कहानी के केंद्र में है। कहानी का आरंभ बिरजू की माँ के शकरकंद उबाल कर बैठे रहने और मखनी फुआ के यह पूछने से होता है कि वह बलरामपुर का नाच देखने जाएगी अथवा नहीं। तो ये कहानी की शुरुआत है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बिरजू की माँ जो है वो सारी तैयारियां कर रही है। उसका पति उसे कह के गया है कि वो बैलगाड़ी लेकर के आएगा और बैलगाड़ी पे बैठने का सपना आज के समय में कार या किसी बड़ी गाड़ी पर, जो कि बहुत प्रतिष्ठित समाज के लिए एक सम्मान का विषय होता है, ऐसे ही उस दौर में बैलगाड़ी पर बैठने को माना जाता था। तो बिरजू के पिता बिरजू की माँ से कह के गए हैं कि तैयारी रखना और आज रात में हम नाच देखने जाएंगे बलरामपुर। तो वो तैयार बैठी हुई है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी आएगी अथवा नहीं। तो ये जब यहाँ पर मखनी फुआ पूछती हैं कि बलरामपुर नाच देखने जाओगी या नहीं, तो वहाँ पर बिरजू की माँ थोड़ा सा व्यंग कसती है मखनी फुआ पर। कहती है कि बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया है, तब भी क्यों न जाएगी। तो ये बात मखनी फुआ को, जो एक तरह से अनाथ हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हें बहुत बुरी लगती है और उससे वो बहुत दुखी होती हैं और बाकी औरतों के पास जा कर के वो इस बात को बताती हैं कि आज बिरजू की माँ ने उसे इस तरह से कहा है। तो बहुत दुखी भी होती है वो, और सारी औरतें बिरजू की माँ के पीठ पीछे उसके चरित्र के विषय में, उसके बारे में बहुत सारी बातें कहती हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि बिरजू की माँ पहले से चिढ़ी हुई है, गाड़ी आ नहीं रही है, देर हो रही है, कुछ खबर नहीं है कि बिरजू के पिता बैलगाड़ी लेकर के आएंगे या नहीं। बिरजू की माँ एक बात से और चिढ़ी है, क्योंकि उसकी बेटी चंपिया जो 10 साल की ही है, उम्र इसकी ध्यान रखेंगे, जो बिरजू है, बिरजू की उम्र 7 वर्ष, चंपिया जो है वो बेटी है उसकी, यानी बिरजू की बहन है, वो 10 वर्ष की है। उसे छोवा गुड़ लाने के लिए, यानी जो ताज़ा गुड़ होता है उसे लाने के लिए भेजी रहती है बिरजू की माँ, और अभी तक वो लौटी नहीं है, जबकि नाच देखने की तैयारी का समय निकल रहा है। बिरजू की माँ ने गांव में पहले से ही कह रखा था कि इस बार उसका पति बैलगाड़ी पर बैठाकर उसे बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाएगा, इसलिए अब उसका न जाना उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। तो ये इतनी खुश थी और समाज में दिखावे की एक प्रतिष्ठा जो चाहती थी बिरजू की माँ, उसकी वजह से उसने घर घर में और हर एक व्यक्ति से कह रखा था कि मैं आज बैलगाड़ी पर बैठ करके मेले जाऊंगी। और जब ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है तो वो चिढ़ जाती है, थोड़े से चिड़चिड़ेपन के साथ अपने बेटे को भी डांटती है। उसका एक बकरा होता है, छोटा सा बकरे का बच्चा, उसके ऊपर भी अपनी चिढ़ निकालती है। चंपिया को डांटती है कि वो बढ़ती चली जा रही है, उसका मन बढ़ता जा रहा है, वो दिन दिन भर गायब रहती है और स्टेशन वाली औरतों के साथ बैठ करके बाइस्कोप वाले गाने सीख रही है। तो उसके गांव में दरअसल एक जंगी की पतोहू है, वो स्टेशन के आसपास के एरिया की रहने वाली रहती है, जो कि बाइस्कोप और फिल्मों के गाने गाती है। तो उस बात से भी वो जंगी की पतोहू को ताने मारती है और अपनी बेटी को बार बार जब उसे डांटना होता है तो यही कहती है कि स्टेशन वाली लड़कियों के साथ बैठ के बाइस्कोप का गाना सीख रही है। तो इस रूप में आपसी द्वेष जो ग्रामीण स्त्रियों के बीच में और एक दूसरे को उलाहना, कटाक्ष, ईर्ष्या भरी बातें कहना, ये सारी चीज़ें दिखाई। तो एक ग्रामीण परिवेश जो है जिसके लिए रेणु जाने जाते हैं,
रेणु जिस आंचलिकता के लिए जाने जाते हैं वो बातें दिखाई पड़ेंगी कि ग्रामीण समाज की जो बुनावट होती है वो किस तरह से है, कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपस में टकराहट का विषय बनती हैं, तो आपको इस कहानी में दिखाई पड़ेगा। तो बिरजू की माँ ने सबसे पहले से ही ये बात बता रखी थी, जिसके बाद अब उसके लिए मेले न जाना उसकी प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, प्रतिष्ठा पर चोट का विषय बन गया था। मखनी फुआ उसके इसी दावे पर व्यंग करती है और बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया होने की बात कहकर उसकी संपन्नता और दिखावे पर चोट भी करती है। मतलब जब देखती है मखनी फुआ कि अब देर हो रही है और ये नहीं जा रही है मेले में, तो चोट करती है कि क्यों बलरामपुर का मेले नहीं जा रही हो बैलगाड़ी पे बैठ के। तो उसकी संपन्नता और दिखावे पर चोट भी करना चाहती है, लेकिन उसका वैसा ही उत्तर जब बिरजू की माँ देती है तो मखनी फुआ को बहुत बुरा लगता है। मखनी फुआ जब बिरजू की माँ की बुराई करती हैं तो जंगी की पतोहू जो नई नवेली दुल्हन गांव में आई हुई है, बायोस्कोप के गाने गाती है और थोड़ा मॉडर्न किस्म की है, वो भी उसी व्यंग में शामिल हो जाती है और फुआ को उसके निसंतान निर्धन जीवन की याद दिलाती है, जिससे ग्रामीण स्त्रियों के पारस्परिक कटाक्ष और ईर्ष्या का वातावरण सामने आता है। लेकिन मखनी फुआ के बहाने बिरजू की माँ पर जंगी की पतोहू भी व्यंग करती है और कहती है कि जब सर्वे सेटलमेंट की बात आई थी, सर्वे सेटलमेंट की एक टीम आई थी, तब बिरजू की माँ को कुछ ज़मीन मिल जाती है, उसके नाम पर कुछ ज़मीन हो जाती है जहाँ पर पाट यानी जूट की खेती वो करती है। तो लोग व्यंग करते हैं कि वहाँ के मालिकों के यहाँ जब धोती घोड़े छाप वाली धोती पहन के कोई औरत जाएगी तो उसको ज़मीन तो मिल ही जाएगी। तो इस तरह उसके चरित्र पर भी कटाक्ष करते हैं, जिससे बहुत आहत हो जाती है बिरजू की माँ। तो ये कहते हैं कि पूरे गांव में किसी के यहाँ बिजली नहीं आई, बिरजू की माँ के घर में बिजली भक्क भक्क जलती है। ये सब उस दौर के जो सर्वे सेटलमेंट के अधिकारी आए थे उन सब की देन है। तो उसके कैरेक्टर पर भी कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन बिरजू की माँ पूरी कहानी में ये बात कहती हुई दिखाई पड़ती है कि उसने तो बाकी लोगों को भी कहा था कि आगे आओ, कदम बढ़ाओ, आवाज़ उठाओ, तो सबको कुछ न कुछ ज़मीनें मिल जाएंगी, सबके घर में बिजली जलेगी, बिजली बत्ती आएगी। लेकिन उस वक्त तो सारे लोगों ने डर के मारे, प्रशासन के भय के मारे कोई सामने नहीं खड़ा हुआ। लेकिन कलेजा मजबूत करके बिरजू की माँ जब आगे बढ़ी तो उसे उसका हिस्सा ज़मीन भी मिला, उसके घर में बिजली भी आई, जिसकी वजह से गाँव में उसकी एक अलग प्रतिष्ठा हुई और वो ईर्ष्या का विषय भी बनी। तो ये जंगी की पतोहू बिरजू की माँ को व्यंगपूर्वक लाल पान की बेगम कहती है। तो ये एक कटाक्ष के रूप में लाल पान की बेगम कहती है और यही संबोधन आगे चल के यही शीर्षक अर्थपूर्ण कहानी का ये शीर्षक भी बन जाता है। उसमें जो भक भक बिजली बत्ती की बात 3 वर्ष पहले सर्वे कैंप के समय बिरजू की माँ के घर में रात भर बिजली जलने संबंधी गाँव की स्त्रियों द्वारा फैलाई गई ईर्ष्यापूर्ण अफवाह उसे याद आती है। तो ऐसा हुआ कि ये अफवाह फैला दी गई कि रात भर उसके घर में बिजली जलती रही, सर्वे सेटलमेंट कैंप की जो टीम आई थी उसका स्वागत किया बिरजू की माँ ने, उसका नतीजा है उसे ज़मीन मिली, बिजली मिला। तो कहीं ना कहीं ये गांवों में स्त्रियों के प्रति जो अफवाहें फैला दी जाती हैं उनके चरित्र को लेकर के, वो सारी बातें जंगी की पतोहू ने और गांव की बाकी औरतों ने बिरजू की माँ के लिए कहना शुरू कर दिया था, जो कि बिरजू की माँ के लिए एक चिढ़ का विषय था, जिससे वो काफ़ी आहत होती थी। साथियों, हमारे इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें और बहुत बेहतरीन ढंग से हम इस पूरी बैच को आगे बढ़ा रहे हैं। और विज्ञापन आने के पहले आप देखेंगे कि बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारे सिलेबस का हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। बिरजू की माँ की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आया है। जब उसे ज़मीन मिली, जूट की खेती हुई, जूट उसके घर में आ रहा है, तो उसकी संपन्नता धीरे धीरे बढ़ी। सर्वे के समय संघर्ष करके उसके परिवार ने ज़मीन प्राप्त की और पाट यानी जूट की खेती से आर्थिक स्थिति उसकी बेहतर हुई, जिससे गांव के लोगों में ईर्ष्या पैदा हुई। तो जब धीरे धीरे संघर्ष करते करते उन लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं के बढ़ने से एक प्रसन्नता भी है। और जब उसे बैलगाड़ी पे बैठ के मेला जाने का वादा उसके पति ने किया, तो उसे बहुत खुशी है और इस खुशी को उसने पूरे गाँव में बांट भी दिया। और लोगों ने देखा कि जब ये पूरा होता नहीं दिख रहा है तो व्यंग और ताने करके उसे चोट भी करना चाहा। तो कहानी में स्पष्ट होता है कि बिरजू का पिता अपेक्षाकृत संकोची और कमज़ोर इच्छा शक्ति वाला है, जबकि ज़मीन हासिल करने और परिवार की स्थिति संभालने में बिरजू की माँ की सक्रिय भूमिका रही। एक स्त्री होकर के भी
वो लड़ी और अपने हिस्से की ज़मीन को उसने प्राप्त किया। जबकि जो बिरजू का पिता होता है वो संकोची और कमज़ोर इच्छा शक्ति वाला होता है, वो सोचता है कि न भी मिले ज़मीन कोई बात नहीं, हम किसी से उलझेंगे नहीं। तो इस तरह से एक मजबूत कैरेक्टर के रूप में बिरजू की माँ सक्रिय भूमिका के रूप में दिखाई पड़ती है। बैलगाड़ी समय पर न आने से बिरजू की माँ को लगता है कि उसका पति उसका सपना पूरा नहीं कर पाएगा और गांव की स्त्रियां उसका मजाक उड़ाएंगी। इसलिए उसका क्रोध भीतर ही भीतर बढ़ता जाता है और अपने पति को वो ताने भी मारती रहती है कि एक छोटा सा सपना था वो भी पूरा नहीं हो रहा है। इसी प्रतीक्षा में वो अपनी बेटी चपिया और बिरजू भी दुखी होते हैं। उसकी बेटी चपिया रहती है और बिरजू, ये दोनों भी दुखी होते हैं कि बैलगाड़ी नहीं आएगी, लग रहा है मेले हम नहीं जा पाएंगे नाच देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने नाच के लिए नए कपड़े पहनने और मीठी रोटी खाने का सपना देख रखा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो बिरजू की माँ अपने पति को कोसते हुए यह भी सोचती है कि उसने जीवन भर उसके साथ मेहनत की पर उसे कभी विशेष सुख सुविधा नहीं मिली। बैल खरीदना भी उसके लिए नाच देखने की इच्छा पूरी करने का माध्यम बना। एक बैल उसके पास था, लेकिन बाकी बैल और बैलगाड़ी का इंतजाम करने का वायदा करके उसका पति गया हुआ था। पर रात होने पर अचानक बैलगाड़ी की घंटियां सुनाई देती हैं। तो बहुत देर बाद, रात्रि काफ़ी बीत चुकी होती है, तो बैलगाड़ी की घंटियां सुनाई पड़ती हैं। किसी तरीके से उसके अपने टोले के लोगों ने भी ईर्ष्यावश बैलगाड़ी देने से मना कर दिया। तो उसे ये लगता है कि जब अपने टोले के लोगों ने नहीं दी तो फिर और उसे कौन बैलगाड़ी देगा और कैसे वो अब बैलगाड़ी पे बैठ करके जाएगी। तो इस तरह से उसके मन की व्यथा आप देख पाएंगे कि वो पीड़ित है और बड़ा मुश्किल लग रहा है उसे। तो बिरजू के बाप पर उसे बहुत तेज़ी से गुस्सा भी आता है कि बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसे गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी यहाँ वहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से, यानी जो नंबरी नोट है वो भी नहीं देख पाई। पाट का पैसा भी बाहर चला जाता है। कभी 1 पैसे की मिठाई और जलेबी भी ला करके कभी नहीं दिया। तो वो एक तरह से कोसते भी है कि इस तरह का कोई सुख विशेष सुविधा मुझे नहीं मिली और एक छोटा सा नाच देखने का सपना था बैलगाड़ी पर बैठकर, वो भी नहीं पूरा होने वाला है। आखिरकार वो लेकर के बैलगाड़ी आता है। बिरजू की माँ को पता चलता है कि उसका पति आखिरकार बैलगाड़ी लेकर लौटा है। पति जब अपने खेत की धान की बालियों का गुच्छा लाकर देता है तो बिरजू की माँ का सारा क्रोध पिघल जाता है। तो धान की बालियों में दूध आ गए हैं और धान की बालियाँ मोटी हो रही हैं, इसका मतलब संपन्नता का एक और संकेत मिल रहा है परिवार में कि अनाज भी इस बार अच्छा होगा। तो अपने खेत के उन धान की बालियों को देखकर बिरजू की माँ का क्रोध पिघल जाता है। अपने खेत की फसल देखकर उसके भीतर स्वामित्व और उपलब्धि का गहरा सुख जगता है। तो जो इसके पहले वो क्रोध में थी, उस क्रोध को वो निगल लेती है, भूल जाती है और पूरी तरह से वो म्लानता उसके चेहरे की वो हट जाती है। पति के आग्रह पर वह मीठी रोटियां बनाती है। वो कहता है मीठी रोटियां बनाओ, खाएंगे और खा करके चलेंगे। चंपिया जो उसकी बेटी है वो छींट की साड़ी पहनती है। बिरजू तैयार होता है और परिवार नाच देखने निकलने की तैयारी करता है। रास्ते में जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो जंगी के घर से रोने की आवाज़ सुनकर पता चलता है कि जंगी की पतोहू इसलिए नाच नहीं जा पा रही है क्योंकि उसका पति रंगी अभी बलरामपुर से लौटा नहीं है। ये वही जंगी की पतोहू है जो आए दिन बिरजू की माँ को अलग अलग तरीके से उसके कैरेक्टर पर, उसके चरित्र पर भी ताने मारती है कि उनके घर में तो रात भर भक भक बत्ती जलती रही और सर्वे सेटलमेंट के अधिकारियों की बदौलत उसे ज़मीन मिली है क्योंकि वो घोड़े छाप वाली साड़ी पहन के उनके पास गई थी। इतना सब होने के बावजूद जब उसके रोने की आवाज़ बिरजू की माँ सुनती है तो उसका दिल पसीज जाता है और वो उसे भी बुला करके बैलगाड़ी पे बिठा के मेला ले जाने की बात करती है। तो बिरजू की माँ अपनी पुरानी कटुता भूलकर जंगी की पतोहू को, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी को भी अपनी बैलगाड़ी में बैठा लेती है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि जो द्वेष की भावना औरतों में है, ग्रामीण परिवेश की औरतों के भीतर अभावों के कारण है, उनकी सुख सुविधाओं में कमी के कारण है। लेकिन जैसे ही उनके लिए कुछ सुख सुविधाएं हो जाती हैं तो वो अपने भीतर के तमाम तरह के द्वेष को ख़त्म कर लेती हैं, अपने छोटे छोटे सुखों में खुश भी हो जाती हैं। तो इन जो लोग उसे
हर दिन ताने मारते रहते हैं, उन्हें भी वो अपनी बैलगाड़ी में बैठा लेती है और बैठा के मेले की ओर लेके जाती है, जिससे उसका उदार और सहृदय रूप भी कहानी में सामने आता है। बैलगाड़ी में चंपिया और सुनरी बैस्कोप का गीत गाती हैं। चंपिया और सुनरी, चंपिया उसकी बेटी और सुनरी जो राधे की बेटी रहती है, लोग बैस्कोप का गीत गाते हैं। बैस्कोप माने फिल्मों का गीत गाया जाना। उस दौर में ग्रामीण समाज में ये माना जाता था कि ये सारी जो बिगड़ी हुई औरतें हैं जो बैस्कोप या फिल्मों के गीत गाती हैं। और इससे चिढ़ती है बिरजू की माँ। जब उसकी बेटी भी फिल्मों के गीत गाती है तो उससे भी वो बहुत नाराज़ होती है और उसे डांटती है। लेकिन आज जब बैलगाड़ी पे बैठने की उसकी साध पूरी हो गई है, तब उसका मन प्रसन्न है और वो बायोस्कोप का गीत गाती हुई अपनी बेटी को देखती है तो उसे अच्छा लगता है। ग्रामीण स्त्रियां साथ होती हैं और चांदनी रात में खेतों के बीच यात्रा का आनंद कहानी के तनाव को उल्लास में बदल देता है। और जो जंगी की पतोहू फिल्मी गीत गाती थी, तब बिरजू की माँ ताने मारती थी कि ये सब स्टेशन वाली लड़कियां हैं जो गाने गाती हैं बायोस्कोप के। तो उससे भी वो कहती है कि जंगी की पतोहू से कि तुम भी गाओ बायोस्कोप के गीत। तो जो कभी उन्हें चिढ़ाती थी या ताने मारती थी, आज उसका मन प्रसन्न है तो वो बायोस्कोप के गीत उसी के मुख से सुनना चाहती है। अंततः जंगी की पतोहू के कथन को याद करते हुए बिरजू की माँ स्वयं को लाल पान की बेगम मानकर प्रसन्न होती है। तो जो ताने के रूप में जंगी की पतोहू बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहती थी कि अरे तो लाल पान की बेगम है, उसकी वो बात याद करके आज उसके मन में प्रसन्नता हो रही कि सच में वो कुछ न कुछ उसके अंदर खास बात है, और महसूस करती है कि अब उसके मन में कोई लालसा शेष नहीं है, क्योंकि उसकी जो ये साध थी वो पूरी हो गई। और जब किसी की अपनी साध पूरी होती है और उसके सामने कोई कमतर होता है, उसको जब उसके लिए कुछ हेल्प करता है या उसके लिए कुछ बेहतर सोचता है, तो उसका वो और अपने भीतर बड़प्पन महसूस करता है। और यही उसकी बिरजू की माँ के मन में है। वो अपने आप को जितना बैलगाड़ी पे बैठ करके अच्छा महसूस कर रही है, अपनी साध को पूरा देख रही है, उससे कहीं ज़्यादा उन अपनी ईर्ष्यालु औरतों को जो उसकी प्रति ईर्ष्या का भाव रखती थी, उनकी मदद करके वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर पा रही है, तो उसके लिए वो और अच्छी बात है। तो ये छोटी सी कहानी ग्रामीण खुशी का भाव प्रकट करता है कि ग्रामीण व्यक्ति कितनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, किस कहानी के कहानीकार कौन हैं, तो वो अब यहाँ से हमें ध्यान देना कि वो लोग नाच देखने चले जाते हैं, खुशी खुशी हंसी गीत गाते, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं, मुख्य पात्र बिरजू की माँ, उसके आसपास बिरजू, चंपिया उसकी बेटी, बिरजू का पिता, मखनी फुआ, जंगी की पतोहू। कथा का केंद्र बलरामपुर का नाच देखने के लिए बैलगाड़ी की प्रतीक्षा। लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? बिरजू की माँ को कहा गया है। शीर्षक का आधार क्या है? जंगी की पतोहू का व्यंग्यात्मक संबोधन, जो अंत में बिरजू की माँ के लिए आत्मगौरव और प्रसन्नता का प्रतीक बन जाता है। कहानी की प्रमुख संवेदना क्या है कि ग्रामीण जीवन में अभाव के बीच छोटी खुशियों की आकांक्षा, स्त्री मन, ईर्ष्या, द्वेष और अंततः मानवीय उदारता, ये सारी बातें आपको कहानी में दिखाई पड़ेंगी। अब इसमें जो देखना है वो क्या कि महत्वपूर्ण ग्रामीण परिवेश के रूप में क्या है? पाट की खेती वहाँ होती है, जिसे जूट की खेती कहा जाता है। सर्वे के बाद ज़मीन का मिलना, जो कि आज़ादी के बाद ज़मीनों के जो चकबंदियाँ हुई, ज़मीनों का मिलना, ज़मीन का अलॉटमेंट, ये सारी चीज़ें, बैलगाड़ी, धान, नाच, बायोस्कोप का गीत उस दौर के लिए एक नया असर था। विशेष पात्र चित्रण, बिरजू की माँ प्रारंभ में क्रोधी और कटु दिखाई देती है, लेकिन अंत में उसकी उदारता और सामुदायिक भावना सामने आती है, जिसमें वो सभी को नाच के लिए लेकर के जाती है। शिल्प की विशेषता के रूप में कहानी में पारंपरिक घटनाक्रम से अधिक पात्रों की बातचीत, मनःस्थितियों, ग्रामीण बोली और परिवेश के माध्यम से कथा विकसित होती है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से इस कहानी के पूरे मूल मर्म को समझ पाएंगे। और आंचलिकता के रूप में स्थानीय शब्दावली, ग्रामीण जीवन, लोकगीत, लोक व्यवहार, सामाजिक संबंधों का जीवंत चित्र इस कहानी में आपको दिखाई पड़ेगी। अब अगर एक पंक्ति में इस कहानी का सार समझना चाहें तो कह सकते हैं कि लाल पान की बेगम उस ग्रामीण स्त्री की कथा है जो सामाजिक ईर्ष्या और अभाव के बीच अपनी प्रतिष्ठा तथा छोटी सी नाच देखने की इच्छा के लिए व्याकुल होती है, लेकिन अंततः अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटकर आत्मिक संतोष प्राप्त करती है।
तो उम्मीद है आप इस कहानी के मर्म को समझ पा रहे होंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से जो पॉइंट्स ज़रूरी हैं वो आपको यहाँ दिखाई पड़े होंगे। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करके आज ही बैच को ज्वाइन करें। और हमने अब तक 6-7 क्लासेज में कहानी वाले हिस्से को कंप्लीट कर लिया है। 1-2 कहानियाँ और बची हैं, उसके विषय में भी हम विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद का जो हिस्सा है वो हम जो निबंध पाठ्यक्रम में लगे हैं उन निबंधों का विश्लेषण करेंगे, उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे और देखेंगे कि परीक्षाओं की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। हर एक निबंध के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से हम बातचीत करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।